नमस्कार। बड़ी खबर के साथ मैं हूं डॉक्टर प्रसून। मोदी सरकार ने अवैध घुसपैठ पर सर्जिकल स्ट्राइक करने की ठान ली है। अवैध घुसपैठ केवल भारत ही नहीं बल्कि दुनिया की बड़ी समस्या बन गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2025 को लाल किले से अवैध घुसपैठ जैसी दिक्कतों से हो रहे डेमोग्राफिक बदलाव को लेकर एक बड़ी पहल शुरू करने की बात कही, जिसके लिए एक केंद्रीय एजेंसी का ऐलान हो सकता है। आपको बता दें कि भारत में मोहब्बत का केरोसिन बांटने वालों ने इसे कई बार कई बहानों से देश को जलाया। दिल्ली के हिंदू विरोधी दंगे इसका उदाहरण है, जिसमें अवैध घुसपैठियों की षड्यंत्रकारी मिलीभगत भी पता चली। इसे आप भारत के उन हिस्सों से मिलाकर देखेंगे तो जहां मुस्लिम आबादी आज बहुसंख्यक है और कौन जीतेगा कौन हारेगा ये उनके वोट पर निर्भर करता है। और इसका उदाहरण उत्तराखंड का बनभूलपुरा, दिल्ली की सीलमपुर, पश्चिम बंगाल की सीमाएं। सब जगह एक ही पैटर्न है, एक ही चीज कॉमन है, वो है अवैध प्रवासियों की समस्या और उनकी बसावट। अब भारत की स्थिति देखिए, हम दुनिया और एशिया महाद्वीप की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था हैं। हमारे चारों ओर बसे देश पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार और आर्थिक रूप से कमजोर हैं या तो राजनीतिक रूप से अस्थिर। इसका मतलब साफ है कि अवैध तरीके से बसने का अगला टारगेट भारत ही होगा। यूनाइटेड नेशन का मानना है कि 2060 तक भारत की जनसंख्या 166 करोड़ हो सकती है। पड़ोसी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश के पास न पैसे हैं, न नीति, न रोजगार। ऐसे में होगा क्या? ये लोग सोचेंगे कि ठिकाना बदलते हैं और सबसे नजदीकी और सुरक्षित देश सिर्फ भारत ही होगा। आज की तारीख में अमेरिका हो, ईरान हो, मिस्र हो, अरब हो, सभी देश अपने यहाँ अवैध प्रवासियों को बाहर कर रहे हैं और अपने देश की सीमाओं को सुरक्षित कर रहे हैं। ऐसे में भारत भी सिर्फ भारतीयों के लिए होगा और अवैध घुसपैठियों को स्वीकार नहीं करेगा। जब कोई ये कहे कि यह सब अमानवीय है तो याद रखिए, कानून का पालन ही मानवता है और अव्यवस्था से ज़्यादा अमानवीय चीज़ कुछ नहीं हो सकती। जिसके बाद भारत में अब एक नई मुहिम की सुगबुगाहट देखी जा रही है, जिसे इल्लीगल फ्री इंडिया का नाम दिया गया है, जो अवैध प्रवासियों के खिलाफ है, जिसके लिए अब एक केंद्रीय जिम्मेदार संस्था की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। क्योंकि हर बार अवैध प्रवासियों को पकड़ने या चिन्हित करने की बारी आती है तो संस्थाएं आपस में फुटबॉल खेलना शुरू कर देती हैं। गृह मंत्रालय किसी स्टेट से कहता है कि उन्हें अवैध प्रवासियों की डिटेल्स भेजे तो सभी एजेंसियां एक दूसरे का मुंह देखती हैं, टाल मटोल करती हैं। पुलिस वाले थोड़ी बहुत कार्रवाई करते हैं, कुछ समय बाद चुप हो जाते हैं। दूसरी संस्थाएं कहती हैं कि ये तो उनका काम ही नहीं है, मतलब किसी की भी जिम्मेदारी नहीं है। जरूरत है आज एक केंद्र सरकार एक ऐसी ठोस संवैधानिक बॉडी तैयार करे जिसका सिर्फ यही काम हो कि अवैध प्रवासियों की पहचान कर उन्हें देश से बाहर करने का रास्ता दिखाना। इल्लीगल माइग्रेशन भारत की ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए समस्या है। असल में अवैध प्रवासी शरण पाने वाले देश को खोखला करने में लग जाते हैं। शरण पाने वाले देश के सभ्य नागरिकों के लिए जीना दूभर कर देते हैं। इससे ज़्यादातर मुस्लिम देशों के सताए हुए वो नागरिक हैं जो अब इस्लाम के नाम पर आतंकवादी गतिविधियों में शामिल पाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि अमेरिका के सबसे ग्लैमरस शहर लॉस एंजलिस से जब भयानक तस्वीरें दुनिया के सामने आई तो दुनिया बहुत चक्की रह गई। सैकड़ों गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया और पूरा शहर जल उठा, स्टोर्स लूटे गए, हर संस्थान को लूट लिया गया। एक कारनामा अवैध प्रवासियों को बाहर निकालने की पॉलिसी के खिलाफ हिंसक प्रदर्शनों में रही, लेकिन इसे सह मानवता के नाम पर मिली। अमेरिका में अवैध प्रवासियों का इतिहास पुराना है। 1986 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड रीगन ने आव्रजन सुधार और नियंत्रण अधिनियम यानी इमिग्रेशन रिफॉर्म एंड कंट्रोल एक्ट पास किया, जिसके बाद 30 लाख अवैध प्रवासियों को ग्रीन कार्ड देकर उनकी अमेरिकी नागरिकता का रास्ता साफ कर दिया गया। जिन्हें अमेरिकी नागरिकता मिली उनमें से अधिकतर प्रवासी लैटिन अमेरिकी देशों से आए। इन कानून से
अमेरिका महाद्वीप के 90 से 95% लोगों को नागरिकता मिली। आगे चलकर यही नियम अमेरिका के पड़ोसी देशों में रहने वाले लोगों के लिए अवैध प्रवास का बड़ा रास्ता बन गया। लोगों को लगा कि अवैध रूप से घुसने पर भी माफी तो मिल ही जाएगी। इसी सोच से सैंक्चुरी शहर की अवधारणा का जन्म हुआ। इन्हें हम आसान भाषा में शरणार्थी शहर के रूप में समझ सकते हैं। यहाँ की सरकारें अवैध प्रवासियों के खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों को जांच करने का काम ही नहीं करने देती। अवैध प्रवासियों के काले कारनामों को छुपाने के लिए वामपंथी विचारधारा का सहारा लिया जाता है। मानवता और दया के नाम पर तुष्टीकरण की नीति का अंत खुद के माँ बाप को मार डालने की मुहिम तक चल गया। ये अमेरिका में हुआ। आइए जानते हैं पूरा किस्सा क्या था। आपको बता दें कि इलीगल माइग्रेशन का एक और सिरा सांस्कृतिक मार्क्सवाद से जुड़ता है। 1930 के दशक में हिटलर ने जर्मनी के कुछ वामपंथी प्रोफेसरों को निष्कासित कर दिया। ये प्रोफेसर अमेरिका के कोलंबिया यूनिवर्सिटी में आकर बस गए। इनका मकसद समाज में लगातार संघर्ष को बनाए रखने का था। यह संघर्ष अमीर बनाम गरीब से आकर श्वेत बनाम अश्वेत, पुरुष बनाम महिला, नागरिक बनाम अप्रवासी तक पहुंच गया। आगे चलकर नए नए जेंडर्स का इजाद किया गया। इस आंदोलन को सांस्कृतिक मार्क्सवाद का नाम दिया गया। यह आंदोलन क्रांति की शक्ल में समाज को तोड़ता रहा। 60 के दशक तक आते आते यह साजिश अमेरिका में अपना असली रंग दिखाने लगी। यह हिप्पी आंदोलन स्टूडेंट प्रोटेस्ट और एंटी इस्टेब्लिशमेंट प्रोटेस्ट का दौर था। इसके पीछे भी सांस्कृतिक मार्क्सवाद की ही साजिश थी। जर्मनी से बाहर निकाले गए प्रोफेसर अमेरिका में बैठकर वैचारिक युद्ध लड़ते रहे और इसका हथियार इन्होंने एजुकेशन सिस्टम को बनाया। इन प्रोफेसरों के छात्र टीचर्स की ट्रेनिंग सेंटर में घुसे और उनका लक्ष्य शिक्षकों का ब्रेन वॉश करना था। 21वीं सदी के पहले दशक में बिल एयर्स और बर्नार्डिन डोहर्न ने इस वैचारिक बम को पूरी तरीके से अमेरिकी सिस्टम में फिट कर दिया। बिल एयर्स कहता है कि अमीरों को मार दो, उनकी कारें फूंक दो, क्रांति को घर ले आओ, हाँ, और अपने माता पिता को भी मार डालो। बर्नार्डिन डोहर्न को FBI ने अमेरिका की सबसे खतरनाक महिला बताया। ये दोनों ओबामा दंपति यानी बराक और मिशेल ओबामा के बेहद करीबी माने जाते हैं। कानून तोड़ने वालों को अव्यवस्था का शिकार और पुलिस को फांसीवादी बताया जाने लगा। कैलिफोर्निया जैसे राज्यों में पुलिस का बजट काटा गया। साथ ही जो लोग अव्यवस्था कर रहे थे, दुकानों को लूट रहे थे, उन्हें फ्रस्ट्रेटेड यूथ कहा गया। यह वैसा ही है जैसे भारत में पत्थरबाजी करने वाले मुस्लिम युवाओं को भटके हुए नौजवान कहा जाता है। ऐसे दंगाइयों को प्रदर्शन को पीसफुल प्रोटेस्ट कहा गया। कमला हैरिस जैसी बड़ी अमेरिकी नेता ने भी इन्हें अपना समर्थन दिया। लेकिन मानवता और पूरे विश्व को एक जैसे नारे भले ही अच्छे लगे, लेकिन जब एक बाहरी व्यक्ति आपकी जिंदगी को नरक बनाने में लगे तब सच्चाई सामने आती है। लेकिन सत्ता के शीर्ष पर बैठे नेता तो बस सत्ता की मलाई चाहते हैं, भले से उसकी कीमत चाहे जो भी हो। अवैध प्रवासियों पर शिकंजा कसने के लिए अमेरिका में आव्रजन और सीमा शुल्क प्रवर्तन यानी इमिग्रेशन एंड कस्टम इन्फोर्समेंट यानी ICE बनाया गया। यह एजेंसी अवैध अप्रवासियों को पकड़कर डिटेन कर उन्हें डिपोर्ट करती। हालांकि कैलिफोर्निया जैसे सैंक्चुरी शहरों में एजेंसी को काम करने ही नहीं दिया जा रहा है। सैंक्चुरी शहरों को आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कोई पार्क या जंगल, जहां हर तरह के पक्षी आकर बस जाते हैं। कोई शिकारी या सुरक्षा गार्ड उन्हें रोकने नहीं आता, बल्कि वहां के स्थानीय रेंजर यानी लोकल सरकार खुद ही कहती है कि हम इन्हें नहीं निकालेंगे, यहीं रहेंगे। इसका नतीजा ये होता है कि आज अमेरिका में लाखों ऐसे लोग रह रहे हैं जिनके पास कोई वैध दस्तावेज ही नहीं है और इनमें से बड़ी संख्या को डेमोक्रेटिक पार्टी वोट बैंक की तरह से देखती है। जब इन लोगों को निकालने की बात आती है तो स्थानीय सरकार इन्हें व्यवस्था का शिकार बता देती है। आज अमेरिका में लाखों अवैध प्रवासी नागरिक बन चुके हैं। ये लोग डेमोक्रेटिक पार्टी के मजबूत वोट बैंक है। साल 2020 में LA काउंटी में बाइडेन को 71% वोट और ट्रंप को सिर्फ 27% वोट मिले।
साल 2024 में ट्रंप ने बढ़त ली और 21.9% तक आए, लेकिन डेमोक्रेट्स का पलड़ा तब भी भारी रहा, क्योंकि वोटिंग पावर अब संख्या बल से आती है, नीतियों से नहीं। लाखों अवैध अप्रवासी जिन्हें ओबामा और उससे पहले या बाद की डेमोक्रेट सरकारों ने नागरिकता दी, आज वही डेमोक्रेट्स की एक मजबूत वोट बैंक है। वोट बैंक का यही मॉडल आज भारत में दोहराया जा रहा है, जहां एजुकेशन, मीडिया, जुडिशियल सिस्टम के मंचों पर एक ही नैरेटिव फैलाया जा रहा है कि कानून तोड़ने वाला ही पीड़ित दिखाया जा रहा है और कानून लागू करने वाला फांसीवादी करार दिया जाता है। CAA विरोधी दंगों में यही पूरा नैरेटिव चला। आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद से देश के अलग अलग हिस्सों में पाकिस्तानी जासूस निकल कर आ रहे हैं। ठाणे के पड़गा में अगर पुलिस शाकिब नाचान के ठिकानों पर छापा नहीं मारती तो पता ही नहीं चलता कि 2.5 फ्रंट कब से बारूद और हथियार बना रहा है और मुंबई हमलों को दोहराने की तैयारी में लगा था। दिल्ली के हिंदू विरोधी दंगे इसका उदाहरण है। दंगे नागरिकता के नाम पर बनाए जा रहे कानून के खिलाफ भड़काए गए भारत विरोधी मानसिकता से ग्रस्त एमनेस्टी इंटरनेशनल ने विश्व शरणार्थी दिवस से पहले ही एक बयान में यह कह दिया कि भारत सरकार को तुरंत सभी रोहिंग्या पुरुषों, महिलाओं, बच्चों की देश से निकाले जाने की प्रक्रिया यानी निर्वासन को तुरंत रोक देना चाहिए। आपको बता दें कि सितंबर 2020 में एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भारत में अपना कामकाज बंद कर दिया था। यह फैसला भारत सरकार द्वारा संगठन के बैंक खातों को फ्रीज करने के बाद लिया गया। भारत सरकार ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा था कि एमनेस्टी इंटरनेशनल ने विदेशी फंडिंग से जुड़े कानूनों जैसे FCRA का उल्लंघन किया। मोदी सरकार का कहना है कि कानून सभी पर समान रूप से लागू होता है और विदेशी चंदे पर चलने वाले संगठन भारत की घरेलू राजनीतिक बहस में दखल किसी भी कीमत पर नहीं दे सकते। तकनीकी रूप से एमनेस्टी को बैन नहीं किया गया, लेकिन सरकारी कार्रवाई के चलते बैंक खाते फ्रीज करने के कारण भारत में एमनेस्टी इंटरनेशनल को अपना परिचालन या कहें कारोबार बंद करने का फैसला करना पड़ा। इसीलिए एक नई राष्ट्रीय एजेंसी की जरूरत है जो ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन यानी BOI के साथ कोऑर्डिनेट करे, डिटेंशन से लेकर डिपोर्टेशन तक पूरा प्रोसेस मैनेज करे। इस संस्था राज्यों की राजनीतिक सीमाओं से ऊपर हो, जो आज की जरूरत है। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं संजीव श्रीवास्तव जी, जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट, और डॉक्टर विपुल सुनील जी, पॉलिटिकल एनालिस्ट। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। संजीव श्रीवास्तव जी, पहला सवाल आपसे, शरणार्थियों और इल्लीगल माइग्रेंट में क्या अंतर होता है और इस अंतर को समझने के लिए एक एक्सपर्ट का नजरिया क्या होना चाहिए? जी देखिए प्रसून जी, जो शरणार्थी होते हैं, जो रिफ्यूजीज होते हैं, वो ऐसे लोग होते हैं कि जिनको कि किसी राष्ट्र के द्वारा एक 1951 के जो UN कन्वेंशन का जो इंटरनेशनल लॉ है उसके आधार पर इस अपने देश में शरण दी जाती है और वो एक अंतर्राष्ट्रीय कानून के द्वारा जाहिर है कि निर्देशित और उसके द्वारा उसको फॉलो करके किसी को एक लीगल मान्यता किसी राष्ट्र में रहने की मिल जाती है और वो व्यक्ति वहाँ पर रिफ्यूजी के तौर पर जाना जाता है, जिसको कि कई प्रोटेक्शंस होते हैं और उनको जाहिर है कि उस राष्ट्र के द्वारा कई सुविधाएं मिलती हैं। लेकिन जो इलीगल इमाइग्रेंट्स होते हैं वो ऐसे लोग होते हैं कि जो कि अपने आर्थिक फायदे के लिए, अपने अनेक वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए किसी दूसरे राष्ट्र में बिना किसी वैधानिक आधार पर प्रविष्ट हो जाते हैं और वो उस राष्ट्र की संसाधनों का जाहिर है कि वो दुरुपयोग करते हैं और नेटिव सिटीजन्स के लिए बाधाएं बन जाते हैं और इनका जो स्टेटस है वो जाहिर है कि अवैधानिक होता है। रिफ्यूजीज के साथ ये है कि रिफ्यूजीज ऐसे लोग होते हैं कि जो कि परसिक्यूशन के डर से उन्हें किसी दूसरे राष्ट्र में या अनेक आशंकाओं की वजह से, अनेक प्रताड़नाओं की वजह से दूसरा राष्ट्र उन्हें शरण दे देता है
लेकिन जो इलीगल इमाइग्रेंट्स होते हैं वो लार्जली ऐसा देखा गया है कि उसमें वो अपने आर्थिक फायदे के लिए किसी दूसरे राष्ट्र की टेरिटरी में अवैधानिक इलीगल तरीके से प्रविष्ट हो जाते हैं और वहाँ के संसाधनों का वो दोहन करते हैं। तो ये जहाँ तक भारत की बात है तो देखिए प्रसून जी, भारत यूनाइटेड नेशंस के जो 1951 का जो कन्वेंशन है, रिफ्यूजी कन्वेंशन, उसका पार्ट नहीं है। भारत की कोई फॉर्मल रिफ्यूजी पॉलिसी नहीं है और भारत एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट अवश्य करता है, जैसे कि हमने तमिल जो रिफ्यूजीज थे उनको शरण दी, चीन म्यांमार के जो रिफ्यूजीज को शरण दी, लेकिन जो भारत का जो चूंकि रिफ्यूजीज पॉलिसी भारत की कोई फॉर्मल रूप से नहीं है, इसीलिए ये जो बाहर से आए हुए जो लोग हैं ये इलीगल इमाइग्रेंट्स के रूप में जाने जाते हैं। और विशेष रूप से हमने देखा है कि जो रोहिंग्या हैं और इसी तरीके से बांग्लादेश में आए हुए अनेक ऐसे जो लोग हैं वो इलीगल इमाइग्रेंट्स हैं। संजीव जी, अब आवाज आपकी ब्रेक हो रही है, आपसे चाहेंगे कि आप नेटवर्क एरिया में आ जाएं। जी, नामक एक कानून पास किया और CAA। जी आवाज आ रही है आपकी। जी जी, मेरी आवाज आ रही है? जी जी जी, भारत के द्वारा एक CAA नामक जो कानून है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, ये पास किया गया और जाहिर है कि 1955 का जो सिटीजनशिप एक्ट है उसमें संशोधन करते हुए पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से जो हिंदू, सिख, जैन, पारसी, क्रिश्चियंस, ऐसे जो धर्म जिसमें जो नॉन मुस्लिम रिलीजन्स हैं उसमें उनके लोगों को भारत में वैधानिक रूप से शरण देने की बात कही गई है। शरण देने की भी बात की गई है, नागरिकता भी देने की बात की गई है, लेकिन जो असल समस्या है जिसे हम दुश्मन देश मानते हैं, जैसे पाकिस्तान हो गया, आज के दौर में बांग्लादेश हो गया, म्यांमार भी एक बड़ी समस्या खड़ी कर रहा है, रोहिंग्या वहाँ से आ रहे हैं, ये जो मुस्लिम आबादी है, और जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पता चला कि इन लोगों की जो निष्ठा है वह पाकिस्तान के लिए से जुड़ी हुई है, लगातार उस दौरान इनके फोन सक्रिय रहे, तो पहला सवाल यही उठता है कि इलीगल माइग्रेशन से निपटने के लिए जो मौजूदा कानून है, जैसे फॉरेनर्स एक्ट 1946 कितना प्रभावी है, नागरिकता अधिनियम 1955, पासपोर्ट एक्ट 1967, इलीगल माइग्रेंट्स को लेकर उनके जो प्रावधान है, कहा जाता है कि इसमें क्लैरिटी नहीं है, मैक्सिमम सजा इसमें 5 साल होती है, और अगर आप उनको निकाल के बाहर भी करते हैं, जैसे बांग्लादेश का केस ले लिया जाए, तो बांग्लादेश कहता है कि इनके पास कागजात ही नहीं, हम कैसे मान लें कि ये बांग्लादेश के हैं, वह स्वीकार करने से भी बचता है। इसीलिए अमेरिका की तर्ज पर ICE जैसी संस्था की मांग की जा रही है, और अब प्रधानमंत्री के बयान के बाद उम्मीद की जा रही है कि इस तरह की कोई संस्था बन सकती है। संजीव जी, आपसे फिर समझना चाहेंगे, क्या इसमें कोई अंतर्राष्ट्रीय पेच है या भारत सरकार इस तरह की संस्था को बना सकती है? जी नहीं, भारत की सरकार ऐसी संस्था बना सकती है। एक राजनीतिक संकल्प चाहिए जो कि सरकार में दिखाई देता है। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से जो अपनी बातें बड़ी स्पष्ट रूप से रखी हैं कि ये जो इलीगल इमाइग्रेशन की जो समस्या है वो पूरे राष्ट्र के लिए एक चुनौती है और इसका जो व्यापक जो समाधान है वो निकालने के लिए ऐसे कदम निसंदेह उठाए जा सकते हैं। अमेरिका में जिस तरह से एजेंसी बनाई गई उसी तरीके से भारत में भी ये करना होगा और जाहिर है कि जो इलीगल इमाइग्रेंट्स हैं उनको उनके मूल राष्ट्र में डिपोर्ट करने की जो प्रक्रिया है वो किस तरीके से एग्जीक्यूट की जाए, इसके संदर्भ में व्यापक रणनीति बनानी होगी, नीति बनानी होगी, संस्थाएं बनानी होगी और तभी जाकर के इसका कोई हल मिल सकता है। नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी CAA और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी NRC का इलीगल माइग्रेशन से क्या संबंध है और पूरा विवाद क्या है, ये डॉक्टर विपुल सुनील के नजरिए से हम समझना चाहेंगे। जी विपुल जी। जी नमस्कार डॉक्टर साहब जी। निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि अभी जो बातचीत हो रही थी पीछे 1955 और 97 के का जिक्र आपने किया था, मुझे लगता है कि उसमें एक कदम आगे बढ़ाते हुए CAA और NRC की जो जरूरत थी, समय की जरूरत के हिसाब से इसको लाया गया था और ठीक बात है कि धरातल पे उस रूप में
आ नहीं पाया। इसकी जरूरत, जैसे अभी बता रहे थे संजीव जी, बहुत अच्छी बात कर रहे थे कि पिछले दिनों जो हम देख रहे हैं कि हमने ये कोशिश की कि देश में ऐसा रजिस्टर हो, ऐसे सिटीजनशिप की एक्चुअल स्थिति, मतलब जो बाहर से आए हुए लोगों की संख्या को पहचानना और फिर उनको बाहर भेजने के लिए हमारे लिए मतलब कह सकते हैं हम कि कड़ा कानून बनाने की दिशा में छोटे छोटे प्रयास हैं। इससे भी आगे बढ़ करके हमें कानून लेकर के आने की जरूरत है। आपने अभी जिक्र किया कि पिछले दिनों भारत पाकिस्तान वाले युद्ध के समय में, और कैसे आप देखिए कि ऑपरेशन सिंदूर के समय में तमाम लोगों ने मदद पहुंचाने की कोशिश की। अभी मैं 2 दिन पहले का एक निर्णय बताता हूं आपको कि एनसीईआरटी के मॉड्यूल्स में चेंज करते हुए उसमें ऑपरेशन सिंदूर को पढ़ाने के लिए लगाया गया है। और वो ये है कि बच्चे छोटे मतलब बचपन से ही देश प्रेम से और देश की चीजों से इस तरह से एथिकली कनेक्ट हो पाए कि कल को ऐसा काम करने से हिचके, ऐसा काम न करें कि यहाँ की सूचना वहां पहुंचाने की कोशिश करें। निश्चित तौर पर उसमें बाहरी लोगों का, जिन्हें हम कह रहे होते हैं कि इलीगल जो आए हुए लोग हैं, वो शरणार्थी कहीं नहीं है, शरणार्थी की बात हो रही है। तो निश्चित तौर पर इन देशों में, हमारे पड़ोसी मुल्कों में जहां अल्पसंख्यक, बहुत अल्पसंख्यक समुदाय है, हिंदू जहां अल्पसंख्यक रूप में है, उनको लाने के लिए हमने प्रयास किया था। लेकिन हमारे पास समस्या उनको लाने से ज्यादा इसकी है कि बांग्लादेश के लोग कैसे सीमाओं से अंदर आ रहे हैं, और जब हम उन्हें डंप करने जाते हैं तो वहां से होता है कि नहीं, हमारे नागरिक नहीं है। और वही इस तरह के तो डॉक्टर विपुल सुनील, क्या आप मानते हैं कि अमेरिका के तर्ज पर इमिग्रेशन एंड कस्टम इन्फोर्समेंट यानी आईसीई जैसी संस्था की जरूरत है, जिसकी ओर अब प्रधानमंत्री भी कर चुके हैं 15 अगस्त को लाल किले से इशारा? निश्चित तौर पर हम लोग जब बातचीत कर रहे हैं, आपकी बातचीत की शुरुआत से ये हो रही है कि क्या हमें ऐसे कानून की जरूरत है, तो मेरी तरफ से नहीं, संस्था की जरूरत है, कानून तो अलग बात है, पहले एक संस्था की जरूरत है। आप मेरी बात समझिए, कानून संस्था तो बनानी होगी, उसके लिए भी तो एक कानून लेकर के आना होगा ना। तो उसकी पूरी प्रक्रिया के मतलब मूल बिंदु पर मैं बात कर रहा हूँ कि उसकी जरूरत है। निश्चित तौर पर इसकी हम बैठ करके यहाँ आलोचना करते हैं कि वो इलीगल लोगों को डंप कर रहे थे, उसमें भारतीयों को लेकर के भी चीजें आई। तो ये मुझे लगता है कि कोई देश विकसित है, वो अगर चाहता है कि उसके रिसोर्सेज का यूज अधिकाधिक यूज जो है उसके देश के निवासी करें, तो इस तरह का सख्त फैसला लेने से कतई कोई गुरेज नहीं करना चाहिए। और मौजूदा सरकार मुझे लगता है कि सबसे बेहतर है जो इस तरह का फैसला ले सकती है, और जिसको लेने के लिए लाल किले की प्राचीर से जिस तरफ का इशारा प्रधानमंत्री जी ने किया है, तो मैं निश्चित तौर पर सहमत हूँ इस बात से। आप सहमत हैं, लेकिन एमनेस्टी इंटरनेशनल सहमत नहीं है। वह भारत सरकार के ऊपर, इस समय तो उसका सारे दफ्तर बंद हो चुके हैं भारत में, लेकिन अपने लोगों के जरिए एक तरह से वह दबाव बनाना चाहती है कि भारत सरकार अपनी 1.5 अरब जनसंख्या के करीब है, उसके बाद भी वो विदेशी नागरिकों को, जो अवैध प्रवासी हैं, जिनको इलीगल माइग्रेंट बोलते हैं, उनको भारत अपने यहाँ जगह दे, और उस कीमत पे जगह दे जब वो भारत सरकार के खिलाफ काम कर रहे हो, देश के खिलाफ काम कर रहे हो। ऐसे में इन एजेंसियों की चरित्र पे आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, निश्चित तौर पर मौजूदा परिदृश्य है जो वैश्विक राजनीति की अगर हम देखते हैं, तो उसमें देखिए कि इस्लामिक देशों का प्रभाव इस तरह से बढ़ रहा है और उनके दबाव के आगे, और निश्चित तौर पर दुनिया एक बाजार के रूप में है। ये सैन्य संसाधनों की बिक्री के लिए भी कई बार ये चाहते हैं कि इस तरह का माहौल बना रहे, युद्ध बना रहे, अशांति रहे, और खासतौर पर दक्षिण एशिया और एशियाई देशों में तो अशांति की ये डिमांड करते हैं। और वो बहुत, आप देख सकते हैं कि उनकी कार्यशैली बहुत ऑब्जेक्टिव नहीं है, बहुत सब्जेक्टिव होकर के वो काम कर रहे होते हैं। आप देखिए पिछले दिनों इन संस्थाओं से जब हम ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दे रहे थे, तो हमारे साथ खड़े होने वाले देशों की संख्या और संस्थाओं की संख्या बहुत कम थी। इन्होंने तारीफ की, हमें इस स्थिति में आना पड़ा कि हमने चाहा कि हम अपनी बात को समझाएं कि भाई देखिए, हम टेररिस्टों से कैसे परेशान हैं और ये टेरर है और इसके खिलाफ हम लड़ाई लड़ रहे हैं। हमें टीम बना करके सांसदों की भेजनी पड़ी। तो निश्चित तौर पर हमें किसी के दबाव में नहीं आना चाहिए। पिछले दिनों प्रधानमंत्री के इस कदम को भी मैं इस तरफ देखता हूं कि निडरता भारत सरकार के अब रवैये में आ रही है कि अमेरिकी राष्ट्रपति के वक्तव्यों का खंडन न सिर्फ करते हैं संसद में आकर के, जब वो कह रहे होते हैं कि दुनिया के किसी भी देश के
करके हमने युद्ध विराम नहीं किया, सीज फायर नहीं किया। तो और चलिए, ये आप बेहद अहम बात बता रहे हैं, कह रहे हैं कि अभी बहुत पहलुओं पे भी हमें ध्यान देना है, लेकिन फिर सवाल उठता है संजीव श्रीवास्तव जी, एमनेस्टी इंटर जैसी ऑर्गेनाइजेशन के पीछे काम कौन कर रहा है? इसके पीछे क्या अमेरिकी डीप स्टेट है या कोई और संस्था है जो इसको फंडिंग भी कर रही है, इसको भारत के खिलाफ भड़का भी रही है और सेल्फ साइड गोल करने के लिए भारत की सरकार को मजबूर किया जा रहा है? संजीव श्रीवास्तव जी। आपने बिल्कुल सही इशारा किया और ये बिल्कुल स्पष्ट है कि जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका या विश्व भर में जो एक डीप स्टेट, जो लेफ्ट लिबरल इस्लामिक रेडिकल इस्लामिक कबाल जो कार्य करता है, जो भारत के खिलाफ साजिशें रचता है, भारत को नीचा दिखाने की कोशिश करता है, प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी की सरकार को टारगेट करने की कोशिश करता है, ऐसे सभी एलिमेंट्स इस तरीके के साजिशों में शामिल हैं और ये भारत के उत्थान और विकास से को रोकना चाहते हैं। उस तरीके की साजिशों को लगातार करते हैं जिससे कि भारत को अनेक जो है मुश्किलों का सामना करना पड़े। तो ये स्पष्ट है कि साजिश बहुत बड़ी है, गहरी है और इसी वजह से आज इस बात की नितांत आवश्यकता है कि जो डीप स्टेट एलिमेंट्स हैं उनसे हमें सावधान रहने की आवश्यकता है और जब जैसे जैसे भारत विकसित भारत बनने की तरफ तेज गति से आगे बढ़ेगा वैसे वैसे ये जो डीप स्टेट एलिमेंट्स हैं वो और अधिक बड़ी साजिशें रचेंगे और अधिक साजिशें रचेंगे, लेकिन भारत सरकार तैयार है। पहला हमला या एक अलग सर्जिकल स्ट्राइक अब इलीगल माइग्रेंट्स पर भी होने वाली है, जिसके लिए हमें तैयार रहना होगा। हो सकता है कि कई लोग भड़काएं, दंगे की भी साजिश हो सकती है, लेकिन भारत सरकार भी तैयार है और हमारे व्यूअर्स को भी तैयार रहना होगा। चूंकि जब ऐसे तत्वों को उखाड़ के फेंका जाता है तो एक कुछ न कुछ न्यूसेंस जरूर करते हैं। आप दोनों इस चर्चा में आए, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। चलते रहिए एपन न्यूज के साथ।